बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। आज की गुफ्तगू में आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार ख़बर अर्ज़ करूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप उस शख्सियत का नाम बताएँ, अंदाज़ा लगाएँ। अच्छा नाज़रीन, उससे पहले ज़िक्र करना चाहता हूँ जनाब मोहतरम अपने दोस्त फवाद चौधरी साहब का। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि मैं इस बात का शदीद मुखालिफ हूँ और हमेशा से रहा हूँ कि छूटते ही किसी की नीयत पर हमला कर दिया जाए, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ और किसी को गद्दार करार दे दिया जाए। अभी अगले रोज़ मैंने फवाद चौधरी साहब की मुज़ाकरात की कोशिशों की खुलकर तारीफ़ की थी, एक दफ़ा नहीं 2-3 मरतबा। मगर अब फवाद चौधरी साहब ने एक ऐसी बात कह दी है कि मैं खुद दिन भर सोचता रहा हूँ कि इसे किस खाते में डालूँ, उनके इस बयान का दिफा कैसे किया जाए। मौसूफ फरमाते हैं कि इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में एक बात पर इत्तफाक है कि PTI नहीं होनी चाहिए। ज़रा सुनते जाओ मज़ीद क्या कहते हैं। इमरान खान ने बुज़दार फार्मूला लगाया हुआ है, चुन चुन कर वो लोग पार्टी ओहदों पर लगाए हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है। वो आगे चल के फिर मज़ीद कहते हैं फवाद साहब कि बुज़दार फार्मूला लगाने और पार्टी की तंजीम का इमरान खान को ये फ़ायदा है कि -1 नहीं हो सकता। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब समझ नहीं आ रहा कि फवाद चौधरी साहब कहना क्या चाहते हैं या चाहते क्या हैं। बादल नखास्ता कहना पड़ता है कि फवाद चौधरी साहब और उनके साथी PTI में फ़ैसला कुन हैसियत होने के बावजूद पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो इमरान खान ने उनकी जगह किसी को तो वो ओहदे देने थे ना। फवाद चौधरी अगर मौजूदा पार्टी ओहदेदारों को बुज़दार से तशबीह दे रहे हैं तो बेहतर होता कि वो और पार्टी छोड़ने वाले ये ओहदे खाली ना करते। और साथ ये भी कह दिया है कि इमरान खान भी यही चाहते हैं कि PTI होनी नहीं चाहिए, क्योंकि PTI होगी तो वो इमरान खान को माइनस कर देगी। इससे लामहल्ला मुराद तो यही है कि फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि PTI के पास ऐसी क़यादत होनी चाहिए जो हालात और ज़रूरत के मुताबिक इमरान खान को माइनस कर सके। ये मेरी इंटरप्रटेशन है और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग इस मामले को, इस बयान को इसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी को अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने कैसी अजीबोगरीब बात कह दी है। मेरा ख्याल है कि इस बयान की फवाद चौधरी साहब को बड़े तहम्मुल से, आराम से अपने किसी वीडियो मैसेज के ज़रिए ज़रूर वजाहत करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का जमात छोड़ने वालों के बारे में सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि ये लोग ये कह के पार्टी छोड़ गए थे कि अब आइंदा सियासत में इमरान खान का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। बदकिस्मती से फवाद चौधरी साहब ने खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात को मेरी दानिश में दुरुस्त साबित कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान से मुतालिक ऐसी बात कह के अपने लिए नरम गोशा रखने वाले कई लोगों को लाजवाब या शर्मसार सा कर दिया। अब मैं दोबारा यही अर्ज़ करूँगा कि उनको वजाहत कर देनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, आज की जो PTI है वो बैटल हार्डन बन चुकी है, बैटल हार्डन जमात बन चुकी है। बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं PTI ने पिछले 3 बरसों के दौरान, और उसके रहनुमा, कई रहनुमा और कारकुन तमाम बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिए गए। उसके बावजूद इस जमात के लोग जो हैं, बहरहाल ये क्रेडिट देना पड़ता है कि वो डटे रहे। उनके घर तोड़े गए, बच्चे उठाए गए, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, कारोबार तबाह किए गए, फसलें उजाड़ दी गई, लेकिन ज़्यादातर ने पीठ नहीं दिखाई। ऐसा नहीं कि उन्हें लालच नहीं दिया गया, जो कोड़ों से नहीं डरे उन्हें नोटों के तोड़े पेश किए गए, फिर भी ज़्यादातर का ईमान नहीं डोला। लोग मैदान में नहीं मक्तल में डट कर खड़े हो गए और इन इसारकेश कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद वो करे जो ख़ुद इन जैसे हालात से गुज़रा हुआ हो। इस मेहनत और रियाजत से गुज़र कर निकलने वालों को फिर सुहेल अफरीदी जैसा दिलेर रहनुमा मिल गया। अब सुहेल अफरीदी को वो चैलेंज करे, सीधी बात है कि जो उनसे ज़्यादा बहादुरी दिखाए। मैं अपनी बात नहीं करता, मारूफ ये जो बातें, मैं मारूफ सोशल साइंटिस्ट और आलमी अमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई, जो बिल्कुल एक गैर सियासी शख्सियत है और उनका काम सिर्फ हालात का गैर जानिबदाराना जायज़ा लेना और उसका तज्ज़िया करना है, वो क्या कहती हैं। हुमा बकाई कह रही हैं कि मुल्क को एक ना ख़त्म होने वाले सियासी तमाशे में बदल दिया गया है। एक सुहेल अफरीदी तो गिरा दिया जाएगा मगर उसकी जगह और लोग आते जाएंगे। असल चैलेंज है अवाम में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, जिसका तोड़ करने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आती। PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिए के ख़रीदार नहीं रहे। जब भी लोग बोलते हैं उल्टा इमरान खान को मज़ीद मजबूत कर देते हैं। अब असर नौ सोचना नागुज़ीर हो चुका है।
अच्छा नाज़रीन, मुल्की सियासत में कराची की हमेशा से एक ख़ास अहमियत रही है, हमेशा से। यही वजह है कि कराची शहर की आवाज़ को इस्लामाबाद में कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया गया, क्योंकि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बात है। कराची के शहरी मैंडेट की वजह से MQM ने 3 दहाइयों तक पूरे निज़ाम को तिगरी का नाच नचाए रखा, इसी शहरी मैंडेट की वजह से। अब कराची नहीं, पूरा शहरी सिंध जो है वो इमरान खान की क़यादत को दिल से तस्लीम कर चुका है। शहरी सिंध भी क्या, दही सिंध भी, अंदरून सिंध भी, अगर आज भी शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं और कैंपेन का भरपूर मौका मिल जाए तो सिंध में भी मेरा ख्याल है कि PTI जो है वो पीपल्स पार्टी को नाकों चने चबवा देगी। अच्छा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के दौरे के दौरान कराची ने एक बार फिर बेखौफ होकर PTI की हिमायत की थी। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि झूठ बोला, दबाव डाला, मगर कोई भी कोशिश कारगर ना हो सकी। बिल आखिर उसे पीछे हटना पड़ा। अब तहरीक इंसाफ के मुखालिफ समझे जाने वाले अखबार नवीस और जितने भी लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि जी कराची बाग़े जना के पंडाल के अंदर रात 11 बजे 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जबकि पंडाल के बाहर हर तरफ अवाम ही अवाम थे। इसका नाज़रीन सीधा सीधा मतलब ये है कि लोग इमरान खान की चॉइस सुहेल अफरीदी पर एतमाद का भरपूर इजहार कर रहे हैं। बल्कि अब ये कहने में भी कोई आर नहीं है कि सुहेल अफरीदी ने कराची दौरे के बाद अपने आप को इमरान खान का नंबर 2 साबित कर दिया। वो PTI का वंडर बॉय है और पार्टी के सरेंडर बॉय इस नई हकीकत को जितना जल्दी तस्लीम कर लें उतना बेहतर है। अच्छा नाज़रीन, मजबूत पाकिस्तान की नई आलमी शनाख्त के दावे अभी किए ही जा रहे थे कि साल 2026 की पहली शशमाही के लिए दुनिया के ताकतवर 3 पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। किस्मत ख़राब हमारी इस हुकूमत की भी कि अभी 3 दिन पहले ही हमारे वज़ीर इत्तलात साहब ने इस हवाले से बयान दिया था और ग़ालिबन मेरा ख्याल 2 या 3 दिन के अंदर ही ये रिपोर्ट सामने आ गई। पता नहीं उन्होंने वज़ीर इत्तलात का बयान सुन लिया था। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये पासपोर्ट्स के हवाले से जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसके मुताबिक पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला चौथा मुल्क करार पाया है। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिस्से में 98 यानी 98 नंबर आया। खाना जंगी का शुमार यमन का पासपोर्ट पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर 98 नंबर पर मौजूद है, जबकि इनसे नीचे इराक 99, शाम 100वें नंबर पर, अफ़गानिस्तान 101 नंबर पर है। यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट की हैसियत जो है वो इराक, शाम और अफ़गानिस्तान के बिल्कुल बराबर है। अभी 2 रोज़ का मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर कहते हैं पाकिस्तान इज़ स्ट्रॉन्ग। लोग पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ है आपका जिसे हम कदर की निगाह से देखते हैं। और उनके इस बयान पर इस खाकसार ने एक ट्वीट की थी कि तारड़ साहब द ग्रेट, आप म्याना रवि से काम ले रहे हैं। आप खुलकर बताएं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर बड़े बड़े मुल्कों के इमिग्रेशन ऑफिसर्स अपनी सीटों से खड़े होकर सलाम करते हैं और कहते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग मुल्क से आए हैं कि आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कई तो खामोशी से अपना पासपोर्ट निकाल कर अदले बदले की ऑफ़र भी कर देते हैं। पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाना लगा है कि एयरपोर्ट पे कई कई घंटे रोक कर उनको कदर की निगाह से ही देखते रहते हैं। नाज़रीन, हमारा आज मसला ये है कि हुकूमत गुफ्तार के गाजियों के साथ आई हुई है मैदान में, किरदार के गाजी का नाम कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा नाज़रीन, बहुत ही ज़ोर दे के ज़राए बता रहे हैं कि कल 15 जनवरी 2026 को पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। हमारे एंकर दोस्त इकरारुल हसन साहब अपनी नई सियासी जमात बाज़ाब्ता तौर पे बनाने जा रहे हैं, ऐलान करने जा रहे हैं। ये ऐलान दिसंबर 2025 में ही कर दिया गया था कि 15 जनवरी को ये नई तहरीक सामने आएगी जो मुबैना तौर पर अवामी जमहूरी असूलों पर मबनी होगी। अभी ये जमात वजूद में नहीं आई मगर जालसाजी के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए उस पर। मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने ट्वीट करके बताया कि प्रोग्राम सरेआम की टीम के कोई बिलाल बेग हैं जो लोगों को उनका नाम लेकर 15 जनवरी को किसी सियासी पार्टी की लॉन्चिंग पे बुला रहे हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं कि ना मैं इन लोगों को जानता हूँ, ना उनकी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ है। ये है नई जमात बनाने वालों की अखलाकी हालत।
नाज़रीन, जमात अभी बनी नहीं, झूठ का कारोबार पहले ही शुरू हो गया है। अच्छा नाज़रीन, वैसे मैं बता दूं कि मुझे भी जो भेजा गया है इकरार साहब ने, वो एक ऐसे ही लगता है, मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं मेरा नाम तो इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरी भी तस्वीर लगाकर नाम लिख के दावत दी गई है कि दावतनामा बराए जुनैद सलीम। तो सेठी साहब के साथ भी कोई ऐसी वारदात ना हुई हो, मुझे नहीं पता, या मेरे साथ तो हो गई हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ये वजाहत कर दूं। वैसे नई जमात का तासीसी इजलास देखने से ताल्लुक़ रखेगा। देखें कि एंकर साहब के साथ गुलकार भी मौजूद हैं, होते हैं, या वो किसी अगले मरहले में अपने लाखों कारकुनों के साथ इस जमात में ज़म होने का ऐलान कर दें गुलकार साहब। साबिक क्रिकेटर भी पता नहीं नई जमात को बुनियाद रखने उसकी आते हैं या नहीं आते, क्योंकि उन्हें भी सियासत का कीड़ा जो है बड़ी देर से और बड़ी ज़ोर से काट रहा है। अच्छा नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ खड़ी है, इसलिए सिस्टम में तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ये तो हमें भी पता है कि पीपल्स पार्टी अब इक़्तिदार के हौज़ की मछली है, जो किसी और माहौल में अब ज़िंदा नहीं रह सकती, ना पीपल्स पार्टी और ना नून लीग। पीपल्स पार्टी की इसी कमज़ोरी की वजह से अब पार्टी से धाए हुए हाथी की तरह हर हुक्म बजा लाती है। अभी 2 रोज़ पहले नून लीग ने सदर जरदारी के साथ जो हाथ किया है, वो इसी सोच का नतीजा है। पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ खड़ी है और इधर से उधर होने की हिम्मत नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के कायदीन भी जानते हैं कि अवामी महाज पर वो चारों शाने चित हो चुके हैं, इसलिए अब निज़ाम की चापलूसी से ही जो कुछ मिल सकता है वो वसूल किया जाए। मगर एक बात याद रखें कि चापलूसों की ना कोई इज़्ज़त होती है और ना उसका कोई लिहाज करता है। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सदीकी साहब एक बार फिर ख़बरों में हैं। गुज़िश्ता रोज़ वकला के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जब मुझे ये बावर कराया गया कि उन्हें NIRC की चेयरमैनशिप बतौर कंपनसेशन दी गई है, तो उसी लम्हे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शौकत अजीज़ सदीकी ने कहा कि अब मैं उनको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन है। ये मत समझे कि मेरी किरदार कशी करके उनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। शौकत सदीकी का इशारा गालिबन जो है वो हमारे दोस्त मुतीला जान की तरफ है। बहरहाल उन्होंने सदीकी साहब ने इससे पहले ये कहकर के हाई कोर्ट के जज की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया था, आपको पता ही है कि जी उस वक्त के DG ISI ने उन पर फैसले लेने के लिए दबाव डाला था। इस इस्तीफ़े के बाद शौकत सदीकी एक आज़ाद मनश जज के तौर पर तासुर उभारने की कोशिश करते रहे। मौजूदा रजीम ने उनकी पेंशन बहाल की, उन्हें हाई कोर्ट के जज के बराबर एक नौकरी भी दी, और जिस एहसान का बदला शौकत अजीज़ सदीकी ने इस तरह अदा किया कि जुडिशल कमीशन के रुकन की हैसियत से सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्री के लिए फैसला कुन डिसाइसिव वोट दिया था। अब यही शौकत अजीज़ सदीकी साहब दोबारा इनकलाबी बनने के लिए कोशा है, मगर इनकलाब की बासी दाल में, बासी कड़ी में दोबारा उबाल की कोशिश से मेरा ख्याल है कि कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। शौकत अजीज़ सदीकी ने जो इज़्ज़त कमाई थी वो सरफराज डोगर साहब को दे के खासी डैमेज कर ली है। अब मेरा ख्याल उल्टे भी लटक जाएं तो किसी पर कुछ असर होने वाला नहीं है। नाज़रीन, जो ख़बर आप के गोश गुजार करनी थी वो बड़ी दिलचस्प है कि लाहौर की एक अहम सियासी शख्सियत के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो अफ़ीम खाने के आदी हो चुके हैं। हुआ कुछ यूँ है कि उस शख्सियत को फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत हुई थी। काफ़ी डॉक्टरों और मालिजीन को दिखाया गया, मगर कुछ अफाका ना हो। इस दौरान उनको उनके घर के एक फ़र्द ने 2 गोलियां दी, जो बज़ाहिर तो किसी हकीम की लग रही थी, लेकिन हकीकतन वो अफ़ीम थी। इससे न सिर्फ उनको अफाका हुआ उस शख्सियत को, बल्कि जिस्म में ताकत भी महसूस हुई। बस फिर क्या था कि वो शख्सियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अफ़ीम की आदी हो गई। अब मसला था कि अफ़ीम की सप्लाई का तो रह गया, मसला बड़ा इशू था कि जी खालिस अफ़ीम चाहिए। तो फिर एक सरकारी काली लैंड क्रूज़र लाहौर से रातों रात पेशावर एक साबिक गवर्नर के घर जाती है और उनके बाएतमाद साथी को लेके इलाका गैर से अफ़्यून अच्छी खासी मकदार में और उसके साथ कुछ उसके लवाजमात मनशियात की शक्ल में लेके वापस उसी दिन लाहौर आ जाती है। यूँ सरकारी लैंड क्रूज़र पर एक तरह से मनशियात की सप्लाई की गई है। नाज़रीन, इसके साथ ही सग़ीर तबस्सुम के 2 अशार पढ़ के आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
सारे मंजर धुंधले धुंधले सारियां शक्लां डरियां, सारे मंजर धुंधले धुंधले सारियां शक्लां डरियां, सब दे रंग ने उड्डे उड्डे सब दियां अखां मरियां। ना रातां नूं तारे जगदे ना गलियां विच दीवे, ना रातां नूं तारे जगदे ना गलियां विच दीवे, ना कोई फट जिगर दा सींदा ना कोई पीड़ां पीवे। ना मंदिर दी टल्ली खड़के ना अंदर दे तार, ना मंदिर दी टल्ली खड़के ना अंदर दे तार, ना कोई बांग मसीतों आवे ना दिसे कोई गार। चार चुफेरे अग दे भांबड़ चार चुफेरे धुप, सारी बस्ती चुप, सारी बस्ती चुप। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।